आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। कहीं ना कहीं आज मैं निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति के सामने या इस व्यक्ति को सेशन में लेकर आया हूं, आप लोग देख भी सकते हैं, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मैं दो लाइनों के साथ इस सेशन को शुरू करना चाहता हूं कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अगर कहीं हारता है, पराजित होता है, फेल होता है, तो उसे किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को कुलना के नीचे नहीं जाने देना है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं आज इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जिसने साहब दुनिया में बहुत, अपने जीवन में बड़ी मार खाई है। इसने बड़ा मार खाया, अपने जीवन में बहुत पराजित हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा कहीं ना कहीं खड़ा रहा। इसने अपनी आत्मकथा, जब बाबर की, जिस बाबर की बात मैं करना चाहता हूं, उस बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तुजु के बाबरी में लिखा है कि मैं मैदान हारा परंतु हौसला नहीं हारा। मैं मैदान हार गया, मैं युद्ध हार गया, लेकिन मैं अपने हौसले को नहीं हारा। मैं जंग हारा, लेकिन अपने जुनून, अपने जज्बे, अपने नशे को नहीं हारा। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो व्यक्ति कुलना के अपने जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ, अपने नशे के साथ अब कहीं ना कहीं रहता है, वो अपने लक्ष्य को अवश्य क्रैक करता है। वो कहता है बाबर अपनी आत्मकथा के कि मैं वह अदम्य साहस, उस दृढ़ संकल्प को कभी नहीं हारा जो किसी के सामने सिजदा करने के लिए तैयार ना हो। और मैं कह सकता हूं कि स्वाभाविक रूप से आज उस बाबर के विषय में मैं लेकर आया हूं। मैं इसीलिए लेकर आया कि बहुत से लोग कहीं ना कहीं पराजित हो जाते हैं, कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मैं बाबर के साथ इसलिए खड़ा हूं कि बाबर अपने जीवन में कई जगह पराजित होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं जंग हारा हूं, मैं युद्ध हारा हूं, लेकिन मैं अपने हौसले को नहीं हारा, मैं अपने कहीं ना कहीं एक तरह से जुनून को नहीं हारा। और मैं आज इसी बाबर के संदर्भ में थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं कि आप देखिए बाबर है कहां पर। बाबर है कहां पर? बाबर हिंदुस्तान के अंदर वह मुगल एम्पायर खड़ा करता है जो हिंदुस्तान में 350 वर्षों तक, जिसने कुलमा के हिंदुस्तान की तस्वीर को बदला, जिस मुगल वंश ने। अगर शायद बाबर होपलेस हो गए होते तो मध्य एशिया में मर गए होते और उनका भारत में इतिहास नहीं बन पाता। तो आप थोड़ा सा उस बाबर के विषय में अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं बाबर के विषय को देखा जाए कि कहीं ना कहीं बाबर है कहां पर। 14 फरवरी 1483 को 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म यहां साहब हो रहा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं बाबर का जो जन्म हो रहा है वो कहां हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से फरगना में हो रहा है। बाबर का जन्म फरगना में हुआ। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म फरगना में होता है और स्वाभाविक रूप से कुलना के 12-13 साल की उम्र में इसके पिता की डेथ हो गई। 13 साल की उम्र में वो फरगना की गद्दी पर बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन का सपना क्या है, उसके जीवन का ड्रीम क्या है? आपके जीवन का भी महाराज एक सपना होना चाहिए, और वो सपना हमको क्रैक करना, जैसे बाबर ने क्रैक कर दिया था। बाबर कुलना के कहने के निश्चित रूप से किसको जीतना चाहता है, तो बाबर समरकंद को जीतना चाहता है। मैं यह कहना चाहता हूं वो उज्बेकिस्तान में समरकंद जीतना चाहता है। क्यों जीतना चाहता है? क्योंकि बाबर के जो पूर्वज थे जिसका नाम तैमूर था, तैमूर की राजधानी समरकंद हुआ करती थी, और इसीलिए बाबर का ड्रीम है, बाबर का स्वप्न है कि मैं एक दिन समरकंद की गद्दी पर बैठूंगा, और वो बैठ गया। 14 फरवरी 1483 को इस बंदे का जन्म कुलना के फरगना में होता है, लेकिन वो समरकंद जीतता है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं उसका जीवन पर्यंत संघर्ष इस उज्बेकिस्तान में शैवानी खां के साथ हो रहा है, और शैवानी खां से बड़ी मार खाता है, बड़ा संघर्ष करता है, लेकिन अंततः वह समरकंद को जीतने में कामयाब हो गया। वो समरकंद को जीतने में कामयाब हो गया। यानी फरगना भी उसके पास है, उसके पास समरकंद भी है। वो यहां तक अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिख रहा है कि मैंने रमजान का महीना कहीं पर भी एक बार जो है, यानी वर्ष में कुल मिला के कहीं मैं 2 बार कहीं नहीं मना पाया।
मैं भटक रहा हूं, मैं जंगलों में भटक रहा हूं, मैं पहाड़ों में भटक रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। क्यों संघर्ष कर रहा हूं? क्योंकि वो हिंदुस्तान में एक इतिहास का निर्माण करना चाहता है, वो मध्य एशिया में एक इतिहास का निर्माण करना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता है। और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब उसने समरकंद को जीत लिया ना बाबू, तो इसी समय फरगना में विद्रोह हो जाता है। और फरगना में जब विद्रोह हो जाता है तो ये जो शैबानी खां उज्बेकिस्तान में है, इसने तत्काल कुल मिला के समरकंद को जीत लिया। आप जरा समझिएगा कि वह व्यक्ति फरगना को जीतने के पश्चात समरकंद को जीतता है, लेकिन जब फरगना में विद्रोह हो जाता है तो समरकंद पर कहीं न कहीं शैबानी खां का कब्जा हो जाता है। यानी उस व्यक्ति के हाथ से, बाबर के हाथ से समरकंद चला जाता है। लेकिन जब वो फरगना के विद्रोह को दबाने गया तो फरगना के विद्रोह को भी नहीं दबा पाया, यानी उसके हाथ से समरकंद भी चला गया, फरगना भी चला गया। इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा एम्पायर सेंट्रल एशिया में था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तब वह लिखता है कि मैं मैदान हार गया, मैं युद्ध हार गया, मैं जंग हार गया, लेकिन अपने हौसले को नहीं हारा। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो संघर्ष करता है वो स्वाभाविक रूप से उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत हौसले की होती है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां ये कभी भी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती हैं महाराज, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। आप बाबर के इतिहास से क्या प्रेरणा लेते हैं? बाबर के पास तो अब कुछ भी नहीं है। मैंने अभी कहा कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपके पास एक हौसला होना चाहिए। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन पाने की तुलना की इच्छा शक्ति आपकी जिंदगी में होना चाहिए। और आप देख लीजिए कि वह व्यक्ति सब कुछ खो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है? फिर वो नीचे उतरेगा, और नीचे उतरेगा तो स्वाभाविक रूप से क्या दिखेगा? काबुल। 1504 में उसने काबुल को जीता। वो ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गया कि नहीं अब तो मेरे हाथ से, जीवन से सब कुछ निकल गया, मैं क्या करूंगा। नहीं, पुरुषार्थी लोग दुनिया में इतिहास का निर्माण करते हैं महाराज। पुरुषार्थी लोग दुनिया में इतिहास का निर्माण करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, वह 1504 में काबुल को जीतता है, 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है, और उसके पश्चात उसने सोच लिया अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। और अंततः वो किसको जीतता है? वो पंजाब को जीतता है। अब पंजाब को जीतने के पश्चात अंततः दिल्ली की तरफ से उसको आया कि अब दिल्ली भी मुझे जीतना चाहिए। आप देखिए वो व्यक्ति है कहां, वो व्यक्ति संघर्ष कहां कर रहा है, लेकिन मध्य एशिया के संघर्ष को करते करते अंततः पंजाब को जीत लेता है। 1519 में आपको मालूम होना चाहिए उसने भेरा के किले को जीता, और जीतने के पश्चात अंततः दिल्ली की तरफ मूव करता है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। युद्ध मैदान में इब्राहिम लोदी मारे गए, और इस पानीपत के युद्ध ने सल्तनत काल का अवसान कर दिया, और हिंदुस्तान में बाबर के द्वारा एक मुगल वंश की स्थापना की जाती है। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है, जो व्यक्ति संघर्षशील होता है, जो व्यक्ति वीर होता है, धरा उसी को भोगने का अधिकार है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। आप देखिए कि वह व्यक्ति कहां से कहां आकर पानीपत के मैदान के पश्चात उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। 1526 में उसने पानीपत को जीता, 27 में खानवा को जीता, 28 में चंदेरी को जीता, 29 में घाघरा के युद्ध को जीतता है, और अंततः 1530 में, इन 4 वर्षों के समय में वह दुनिया में 1530 में मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसने हिंदुस्तान में अपने शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प के बल पर एक ऐसी सत्ता को स्थापित किया जो हिंदुस्तान में 325 वर्षों तक कुल मिला के जिसने शासन किया। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर कहीं किसी जगह हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमको बाबर से प्रेरणा लेना है कि हमको भी संघर्ष करके एक इतिहास का निर्माण करना चाहिए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन फिर जाते जाते कहूंगा कि बाबू, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को दुनिया में आगे बढ़ाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने,
अभी तो सारा आसमान बाकी है। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जगाता रहूंगा, फिर मैं किसी इसी प्रकार की पर्सनालिटी के साथ आगे जुड़ूंगा। आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं अपने बच्चों से आशा रखता हूं, क्योंकि मेरा मान सम्मान स्वाभिमान और अभिमान मेरा स्टूडेंट है, मेरा विद्यार्थी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।